जादुई पानी पूरी की खेती। ये कहानी है किशनपुरा गांव की। इस गांव में बीचों बीच एक नदी बहती थी जो इस किशनपुरा गांव को बाकी गांव से अलग करती थी और उस नदी के दोनों ओर बड़े जंगल थे। किशनपुरा के लोगों को अपनी जरूरत का सामान लेने नदी और जंगल को पार करके जाना पड़ता था जो इस किशनपुरा गांव से बहुत दूर पड़ता था। माँ, मुझे पैसे दो ना, गोलगप्पे खाने का बहुत मन है। अच्छा, अब तुम गोलगप्पे खाने नदी पार करके जाओगी, है ना? भला ऐसा भी क्या रखा है उन गोलगप्पों में? तभी रानी के पिता संतोष वहां आते हैं। बेटा, बिना काम के नदी के पार जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना वहां जाने में कितना समय लगता है। चलो, अभी हमारे साथ चलो। जंगल के साथ जो जमीन है उसे साफ कर कर वहां कुछ बो देंगे। वैसे भी जमींदार के यहाँ काम करके कुछ नहीं बचता। वहां कुछ बो देंगे तो कम से कम घर की साग सब्जी तो होगी। चलो, अब जल्दी चलो और काम करने में हमारी मदद करो। माँ, आप पिताजी को बोलो ना कि बस आज जाने दे, मैं उसके बाद नहीं जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारे पिताजी जाने। रानो के जिद करने पर उसके पिता उसे 20 रुपए देते हैं और रानो खुशी खुशी पैसे लेकर घर से गोलगप्पे खाने के लिए चली जाती है। रानो अपनी सहेली के साथ नदी पार करके बाजार जा रही थी। अरे क्या हुआ रानो, इतनी चुप चुप क्यों हो? यार अब क्या बोलूं, पता नहीं अगली बार पिताजी पानी पूरी खाने के लिए पैसे कब देंगे। बात तो सही बोल रही है, मैं भी अपनी माँ से बहुत मिन्नतें करके ये पैसे लाई हूँ। दोनों बाजार पहुँचते हैं और वहाँ पानी पूरी खाते हैं। शाम को दोनों अपने गांव वापस आ रहे थे। कितना समय हो गया हमें घर से निकले हुए। काश हमारे गांव में भी पानी पूरी होती तो हमें यहाँ इतनी दूर नहीं आना पड़ता। बेटा, पानी, पानी। अरे ये किसकी आवाज है? दोनों देखते हैं तो पेड़ के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो पानी के लिए तड़प रहा था। बाबा, क्या हुआ आपको? रुको, हम अभी पानी लेकर आते हैं। अरे पागल है क्या? चलना, हम घर चलते, पता नहीं कौन है ये बाबा। अरे नहीं, उन्हें बहुत प्यास लगी है तो यहीं रुक, मैं नदी से पानी लाती हूँ। रानो भागकर जाती है और पास ही नदी में उतरकर पानी ले आती है और वो बाबा को पानी पिलाती है। रानो भागकर जाती है और पास ही नदी में उतरकर पानी ले आती है और वो बाबा को पानी पिलाती है। अरे ये चंदो कहाँ चली गई? बाबा पानी पीते हैं और उनकी सांस में सांस आती है। बाबा, वो मेरे साथ एक लड़की थी ना जिसे मैं यहाँ छोड़कर गई थी। बेटा, वो तो तुम्हारे जाते ही यहाँ से चली गई थी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम अपनी दोस्त की तरह ऐसे भाग जाती तो आज तो मेरी जान ही निकल जाती। ये लो, मेरे पास कुछ बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना। ये जादुई बीज हैं जो तुम्हारी मन की बात को पूरा करेंगे। ऐसा बोलकर वो बाबा उठते हैं और नदी के दूसरी ओर चल पड़ते हैं। रानो वो बीज लेकर अपने घर आ रही थी। क्यों ना मैं इन बीजों को अपने उस जंगल के पास वाले खेत में लगा दूं? रानो अपने खेत में जाती है और वहां वो बीज बोने लगती है। अगर पानी पूरी खेत में उगने लगे तो कितना अच्छा होगा। काश ऐसा हो पाता, पूरे खेत में पूरी के पौधे उग जाएं, फिर तो हमारे गांव में भी पानी पूरी मिल जाती। ऐसा सोचते सोचते रानो वो सारे बीज अपने खेत में बो देती है और अपने घर चली जाती है। 2 दिन के बाद, रानो चल, हम खेत में चलते हैं, तेरे पिताजी ने मुझे कुछ बीज दिए हैं। रानो अपनी माँ के साथ वहां चली जाती है। वो दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो अपने खेतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, पूरी के पौधे? अरे ये तो सच में जादुई बीज निकले। फिर रानो सारी बात अपनी माँ को बताती है। बेटा, वो कोई बाबा नहीं,
वो किसी भगवान का रूप थे। माँ, अब हम अपने गांव में भी पानी पूरी बेचा करेंगे। रानू और उसकी माँ कुछ पूरी तोड़ते हैं और घर में लगे पुदीना से अच्छा पानी बनाते हैं और उसे खाकर देखते हैं। अरे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ माँ, ये तो लाजवाब है। शाम को रानू के पिताजी जमींदार के खेत से काम करके घर वापस आते हैं। रानू और उसकी माँ सारी बात संतोष को बताते हैं और वो पानी पूरी भी उसको खाने के लिए देते हैं। अगले दिन रानू और उसके पिता एक ठेली लगाते हैं जिस पर वो पानी पूरी बेचने लगते हैं। किशनपुरा गांव में ही पानी पूरी की ठेली देखकर लोगों की भीड़ वहां लग जाती है और जो लोग उनकी पानी पूरी खाते वो उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, क्या पानी पूरी है, ऐसी पानी पूरी, वो भी 20 रुपए में। पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया, मेरे पूरे शरीर में जान सी आ गई। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और उनकी सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है। रानू के पिता आज बहुत खुश थे। बेटा, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये बात जमींदार का आदमी सुन रहा था और वो जाकर सेठ को सब बता देता है। अरे, संतोष की इतनी हिम्मत कि मेरे खेत में काम छोड़कर ये अपनी पानी पूरी की ठेली लगा रखा है, इसको तो मैं बताता हूँ। रात के अंधेरे में जमींदार अपने आदमी के साथ संतोष के घर जाता है और संतोष की ठेली उठाकर उसे पानी में गिरा देता है। अब देखता हूँ ये पानी पूरी की ठेली कैसे लगाता है। बिजू, कल से तुम अपने गांव में ही पानी पूरी का ठेला लगाओगे। सुबह जल्दी उठकर बाजार से सारा सामान ले आना। अगली सुबह जमींदार का आदमी बिज्जू पानी पूरी का ठेला गांव में लगाता है और 50 रुपए में 1 प्लेट पानी पूरी बेचता है। अरे, रात को तो यही ठेली लगाई थी, आखिर रात को इसे यहाँ से कौन ले गया? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? गांव वालों से पता चलता है कि अब जमींदार का आदमी गांव में पानी पूरी की ठेली लगाया करेगा। अरे, 50 रुपए में 1 प्लेट पानी पूरी बेच रहा है। क्या, 50 रुपए? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। संतोष नई ठेली बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने जा रहा था कि उसे वहां पे अपनी ठेली मिल जाती है। अरे, ये तो मेरी ठेली है, लेकिन इसे यहाँ किसने फेंक दिया? संतोष को अब सब समझ आ गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और ठेली लेकर अपने खेत से पूरी तोड़कर बाजार में पानी पूरी बेचने चला जाता है। लोग संतोष की पानी पूरी की ठेली देखकर उसकी तरफ भागे आते हैं और इस बात का बिज्जू को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर सारी बात अपने जमींदार को बताता है। अरे जमींदार जी, मैंने तो ये सुना है कि जंगल के किनारे संतोष के खेत में बहुत सारी जादुई पूरी लगी हैं और वो सारी पूरी अपने खेत से लाता है, तभी तो उसकी पानी पूरी हमसे बहुत अच्छी है। अरे, संतोष को मैं नहीं छोड़ूंगा। रात होते ही जमींदार बिज्जू को लेकर संतोष के पूरी के खेत में जाता है। वहां फूली फूली पूरी देखकर जमींदार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है। अच्छा, तभी ये संतोष के भाव बढ़े हुए हैं। चल बिज्जू, सारे पौधों को उखाड़ कर फेंक दे, एक भी पौधा नहीं बचना चाहिए। बिज्जू और जमींदार जैसे ही पूरी के पौधों को छूते हैं तो उन पौधों की जड़ें उन्हें जकड़ लेती हैं। दोनों बहुत हाथ पैर मारते हैं, लेकिन वो अपने आप को आजाद नहीं करवा पाते। अगली सुबह जब रानू और उसके पिताजी खेत में आते हैं तो जमींदार और बिज्जू को इस हालत में देखते हैं। अरे, मुझे माफ कर दे संतोष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद करना चाहता था, लेकिन देखो ना, ये पौधों की जड़ों ने हमें जकड़ लिया है। अरे भगवान के लिए हमें इन पौधों से छुटकारा दिला दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे जादुई पौधों, इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इन्हें माफ कर दो। रानू के ऐसा बोलते ही जमींदार और बिज्जू पौधों की जड़ों से आजाद हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब रानू और उसके पिताजी पूरी तोड़ते हैं और फिर पानी पूरी का ठेला गांव के पेड़ के नीचे लगाते हैं।
जहां वो 10 रुपए की एक प्लेट पानी पूरी बेच रहे थे और लोग खुशी खुशी उनके स्वादिष्ट पानी पूरी खा रहे थे। अशोक बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाता था और उन्हें मंडी में जाकर बेचता। इसी से उसका गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। बहन जी, लौकी ले जाओ। आप कई बार बोल भी चुकी थी, तो सोचा आज लेकर ही आता हूँ। हाँ भैया, मुझे ना 2 किलो लौकी और 2 किलो बैंगन कर दो। और करेले भी लाए हो क्या? नहीं बहन जी। भैया, अब तो गर्मियों की सब्जियां शुरू हो गई हैं, तो करेले भी ले आना, ठीक है? बहन जी, मैं कुछ दिनों में करेले भी रखूंगा। आप मंडी में अगली बार आओगे तो आपको करेले जरूर मिलेंगे। और अशोक भाई, करेले हैं क्या? नहीं साहब, कुछ दिनों में करेले की फसल बस होने ही वाली है, फिर आपको ताजे ताजे करेले मिल जाएंगे। हाँ हाँ, ले आना। मेरी माता जी को करेले बहुत पसंद है भाई, और वो भी तुम्हारे खेत के करेले तो उन्हें बहुत पसंद हैं। उस दिन अशोक को करेले के लिए काफी ग्राहकों ने बोला था। घर आकर अशोक अपनी पत्नी सुधा को ये बात बताता है। सुधा, आज मंडी में बहुत लोगों ने करेले के बारे में पूछा था। मैं सोच रहा हूँ इस बार गर्मियों में अच्छी बिक्री हो जाएगी। सीजन की सब्जी है और अच्छे पैसे भी आ जाएंगे। तो इस साल बबली के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। आप ठीक कह रहे हो जी। आपने बहुत सही किया जो इस बार करेले उगा दिए। बस अब बबली की शादी हो जाए तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तभी अशोक को बाहर से कोई आवाज लगाता है। अशोक बाहर जाता है तो बाहर सेठ महाजन आया हुआ था। आइए महाजन जी, मैं खुद आपके पास मिलने आने ही वाला था। अरे मुझे सब पता है, तू मुझे मिलने नहीं आने वाला था, मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। बात सुन, अब मैं और कर्ज नहीं रोक सकता। तुझे मेरे सारे रुपये लौटाने होंगे। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसमें मुझे रुपयों की जरूरत है। तू मेरे 20,000 रुपए वापस कर दे। पर महाजन जी, मैंने तो आपसे 3 महीने की मोहलत मांगी थी। अभी तो कर्ज देने के लिए मेरे पास 3 महीने का समय बाकी है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। महाजन जी, मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, तू कहीं से भी इंतजाम कर। मुझे 2 दिन में मेरे पैसे वापस चाहिए। महाजन की नजर करेलों के खेत पर पड़ती है। अरे वाह, करेले तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लड़कों को भेजूंगा, सारे करेले तोड़कर उन्हें दे देना। इन करेलों को बेचकर तेरा कर्ज उतर जाएगा। मालिक, मालिक ऐसा ना कहो। ये करेले बड़ी मुश्किल से मैंने उगाए हैं। अगर ये आपने ले लिए तो मैं इतने महीने तक क्या करूंगा? ये मेरी 2-3 महीने की मेहनत है। मैं थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगा महाजन जी। मुझ गरीब पर दया कीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा। और 2-3 दिन के बाद उसने लड़कों को भेजकर सारे करेले टोकरों में भरकर मंगवा लिए। अशोक कुछ भी नहीं कर सका। जो उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अशोक और सुधा दोनों चिंता में घुले जा रहे थे। बबली भी अपने माता पिता को चिंता में देखकर बहुत दुखी थी। माँ, बापू, चलो कुछ खा लो, मैंने दाल चावल बनाए हैं। तभी दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बाबा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, दाल चावल तो इतने ही थे और पतीले में भी नहीं है। बिटिया, एक काम कर, इसमें से थोड़े चावल अलग करके बाबा को दे दे। अगर मैंने ये चावल बाबा को दे दिए तो आप भूखे रह जाओगे, और घर में चावल भी नहीं रखे हैं पिताजी। बाबा को ऐसे द्वार से खाली लौटाना भी तो ठीक नहीं है। तू उन्हें ये देकर आ।
बबली दाल चावल साधु बाबा को खाने के लिए देती है। साधु बाबा वहीं द्वार पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। बाबा, आप ये खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो जी, थोड़े चावल मेरे से भी ले लो। क्या सोचा था और क्या हो गया सुधा? मैंने सोचा था इस बार अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे, पर मुझे क्या पता था कि महाजन मेरे साथ ऐसा करेगा। करेले की फसल से बहुत उम्मीद थी। सोचा था करेले बेचकर अच्छी बिक्री हो जाएगी, पर महाजन ने हमारी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। ग्राहक करेला मांग रहे थे। क्या करूंगा? अब तो फसल उगने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा सुधा। अशोक की बातें वो साधु बाबा सुन रहे थे और वो अशोक से कहते हैं, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज मुझ भूखे का पेट भरा है, अपने भोजन का निवाला मुझे दिया है। जीते रहो बेटा, चिंता मत करो। आज रात की बारिश के बाद कल नया सूरज जरूर उगेगा। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे अशोक की पूरे खेतों में पानी भर गया। अगली सुबह जब अशोक उठा तो उसने देखा कि बहुत तेज धूप निकल आई है और उसका खेत करेले की फसल से भरा हुआ था। पूरे खेत में करेले ही करेले भरे हुए थे। अशोक को साधु बाबा की बात याद आती है। साधु बाबा के शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रात की बारिश के बाद नया सूरज उगेगा। ये सब क्या है सुधा? हमारा पूरा खेत करेले की फसल से भरा हुआ है। हो ना हो जी, वो साधु बाबा जरूर चमत्कारी बाबा थे, तभी तो हमारे खेत में एक रात में ही करेले लग गए। बापू, ये करेले तो बहुत अच्छे दाम में बिक जाएंगे। हाँ बिटिया, ये सब अच्छे दाम में बिक जाएंगे। उन्होंने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। अशोक खुशी खुशी खेत में से सारे करेले तोड़ लेता है। अशोक के सभी करेले सब्जी मंडी में बढ़िया दाम में बिक जाते हैं और उस दिन अशोक को खूब मुनाफा होता है। कुछ समय के बाद अशोक और सुधा एक अच्छा लड़का देखकर धूमधाम से बबली की शादी करते हैं। अब अशोक जब भी अपने खेतों में सब्जी उगाता तो उसे हमेशा अच्छा मुनाफा होता। धीरे धीरे अशोक और सुधा की सारी गरीबी दूर हो जाती है। बबली भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अशोक और सुधा के सारे दुख दूर हो गए थे।